बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अहमद और आप देख रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे मैच में 3 विकेटों से हरा दिया है। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए बैटिंग का फैसला किया और जनूबी अफ्रीका की तमाम टीम 239 रन बना के आउट हो गई है। जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट किया है तो पाकिस्तान के भी खिलाड़ी जो है ना मुश्किलात का शिकार थे और 60 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए। जिसके बाद साइम अयूब ने बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग खेली, 109 रन स्कोर किए। इनके साथ आगा सलमान ने मैच विनिंग इनिंग खेली है, 4 खिलाड़ियों के साथ 82 रन भी स्कोर किए हैं। इस सब पे बात करेंगे और चर्चा करेंगे PSL 10 के ऊपर के मीडिया के अंदर काफी ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी कि PSL 10 की जो यहाँ पे ओपनिंग PSL 10 की जो हमारे यहाँ पे ड्राफ्टिंग होनी थी, हो सकता था कि वो पाकिस्तान से बाहर हो, लेकिन PCB की जानिब से जो हमें अभी खबरें मसूल हुई हैं उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि PSL 10 की भी ड्राफ्टिंग पाकिस्तान पे ही होगी। इस सब पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राना साजिद साहब ने। राना भाई, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। राना भाई, किस तरह आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे मैच में बड़ी सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। साइम अयूब ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस 109 रन की इनिंग खेली है। इनके साथ आगा सलमान ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, 4 खिलाड़ियों को भी आउट किया और 82 रन की भी इनिंग खेली है, तो किस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान के इस मोमेंटम को? बिल्कुल, सबसे पहले तो मुबारकबाद है पूरी पाकिस्तानी टीम को भी, स्पेशली पाकिस्तानी कौम को भी। और ये पहली फतह हमें साउथ अफ्रीका की सरजमीन में इस टूर में जो है नसीब हुई है। और आई थिंक सो एक बड़ा समझ लें कि एक लो स्कोरिंग मैच था ODI के अगर फॉर्मेट में अगर हम देखें, और उसको हम बड़ी मुश्किल से दहारा जीत पाए हैं। नो डाउट विकेट थोड़ी आसान नहीं थी, विकेट में दहारा टफ टाइम दिया, जिस तरह हमारी बॉलिंग भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। हमारे जो पेसर बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए, शहनशाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ और नसीम शाह के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद आपकी समझ के पेसर ने उस तरह का कमाल नहीं दिखाया जो कि एक होना चाहिए था, एक रिदम होता। लेकिन गुड लक हुई कि जो है सुलेमान अली आगा ने जो है विकेट्स निकाल ली और इसकी वजह से बड़ा टोटल करने में नाकाम रही साउथ अफ्रीका की टीम। अदरवाइज हमारी जो बैटिंग का हाल है अली भाई, अगर हम जीत तो गए हैं, बिल्कुल हमें खुशी करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सबक लाजमी सीखना चाहिए। देखिए, कामरान गुलाम की अगर वो मिस मैनेजमेंट हुई रन आउट के साथ, और स्पेशली ऊपर अब्दुल्ला शफीक जिस अंदाज से 3 बॉलें उन्होंने डॉट खेली, चौथी बॉल इनसाइड आई है, तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर इसी तरह कोलैप्स होता रहेगा, मिडिल ऑर्डर में अगर आपको सहारा नहीं मिलेगा, तो आप चैंपियन ट्रॉफी आपने खेलनी है तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। क्रेडिट हमें देना पड़ेगा साइम अयूब को, और आई थिंक सो मुझे अब लगता है कि जैसे हम कहते थे कि साइम अयूब को बहुत ज्यादा चांसेस मिल रहे थे और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं एक वक्त आ गया साइम अयूब से जितना फल जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। और जिस अंदाज से उन्होंने T20 में अपनी एक्सपर्टीज दिखाई और जो उनकी क्लास अभी शो कर रहे हैं, मतलब जिस अंदाज से स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, नो डाउट ये बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए। राना साहब, मैं आपसे साइम अयूब के बारे में पूछना चाहूंगा कि साइम अयूब के अंदर सईद अनवर की झलक नजर आ रही है कि जिस तरह वो शॉट्स खेलते हैं, तमाम शॉट्स उनके पास हैं। सईद अनवर के अंदर भी हम ये चीज देखते थे, उनके बाद भी तमाम शॉट्स होते थे। तो क्या कहना चाहेंगे साइम अयूब की कल वाली इनिंग पे? यकीनन अली, ये बड़ा जबरदस्त है कि लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को एक कसम है कि टैलेंटेड ओपनर जो है यंगस्टर और लेफ्ट हैंडर जैसा मिला है। और नो डाउट सईद अनवर की आप बात कर रहे हैं, और आई थिंक सो कि अब ये मॉडर्न क्रिकेट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न क्रिकेट को पूरी तरह से अडॉप्ट किए हुए हैं साइम अयूब। और वो चाहे आपकी कवर ड्राइव्स हो, लेग स्टंप पे वो खेल रहे हैं या ओवर द समझ के स्टंप्स वो खेल रहे हैं, तो हर चीज में एक उनकी एक एबिलिटी नजर आ रही है। और स्पेशली मैं देख रहा था जब बाबर आजम 7 क्रीज पे मौजूद थे, वो बाबर आजम के साथ कम्युनिकेट, वो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर है इस वक्त भी जो है ODI के भी, और मतलब बिल्कुल भी इस तरह महसूस नहीं होता कि वो प्रेशराइज है। जो भी प्लेयर साथ आ रहा है आपके साथ क्रीज में, और वो हर किसी के साथ इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन हो रही होती है वो भी बड़ी जरूरी होती है। बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर कर रही है। तो आई थिंक सो कि अब ये पाकिस्तान के लिए एक समझ के एसेट्स है ये साइम अयूब, जिस अंदाज से वो लेके चल रहे हैं। और हमारे लिए गुड लक भी है कि चले चैंपियन ट्रॉफी से कबल वो इन फॉर्म आ चुके हैं, और ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि इनके साथ अब सेकंड जो हमारा ऑप्शन है कि ओपनर के लिए जो हमारा प्रॉपर जो ओपनर बैटर है उसको हम जो है वो स्टैंड कर पाए। तो आई थिंक सो कि हमारे लिए एक बड़ा जबरदस्त समझ है कि बन जाएगा प्लान आउट और हमारा टॉप ऑर्डर जो है परफॉर्म करने लग जाएगा।
राना भाई, अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उस तरह उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, जिम्बाब्वे सीरीज में भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। इस सीरीज के भी पहले मैच के अंदर आपने देखा जिस तरह वो इन स्विंग पे आउट हुए हैं, मुतद्दद बार हमने उनको देखा कि इन स्विंग के ऊपर वो आउट हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो क्या कहना चाहेंगे आप इनकी इस बैड पैच के ऊपर? काफी टाइम से जो है ना इससे निकल नहीं रहे। अब बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक अली ये चीज तो बड़ी कंफर्म है कि जब इन आउट लगा रहता है टीम में, जब प्लेयर्स को ड्रॉप होने का खौफ होता है कि यार मैं अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा ड्रॉप कर दिया जाऊंगा। इसी तरह से कामरान गुलाम की भी एंट्री इन आउट के तौर पे लगी रही, तो और भी काफी प्लेयर। अब्दुल्ला शफीक का भाई थिंक सो मसला यही है कि अब उनके ऊपर प्रेशर भी इतना होता है कि अब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप उनके ज़ाहिर विकेट के ऊपर आते हैं वो देख लेंगे, एक्सप्रेशन जो है वो जब आप फ्री हैंड होके नहीं खेलते, प्रेशर से निकल के नहीं खेलते, फिर आप इसी तरह फंसते हैं। और अब्दुल्ला शफीक के साथ सेम यही जो है इशू चल रहा है, जिसकी वजह से वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको भी इतनी श्योरिटी नहीं है कि टीम के अंदर उनकी जगह फिक्स रहेगी या नहीं रहेगी। टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर वो प्लेयर्स को यही होता है कि यार मैं अपनी फिक्स जगह करने के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम लो। और यही सीन जिस तरह हम सैम अयूब की बात करें, सैम अयूब को बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया, अब उसके बाद उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। तो यही मसला जो है वो अब्दुल्ला शफीक के साथ है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहे। अदरवाइज विकेट के ऊपर वो ठहरते रन करते तो एक समझ के पाकिस्तान के पास था। और यही जो रीजन है, इसकी वजह से बहुत से और प्लेयर हमारे डिस्टर्ब हुए हैं, और जो कि जगह पक्की करने के चक्कर में आते हैं और बाद में उदाहरण उनका कैरियर फिर इसी तरह जो है प्रोलॉन्ग नहीं हो पाता। राना भाई, बाबर आजम भी उस तरह अपनी उस फॉर्म में नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी भी करीब है और बाबर आजम की फॉर्म भी उनसे रूठी हुई है। तो बाबर आजम की फॉर्म कब वापस आएगी? चैंपियन ट्रॉफी से पहले वैसे आने के चांसेस हैं? बिल्कुल, ये बाबर आजम तो माशाल्लाह हमारे इधर अभी भी नंबर 1 पे हैं, टॉप नंबर पे अभी रैंकिंग में मौजूद हैं। ओडीआई की अगर बात करें, और बाबर आजम के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकाई होती है। लेकिन एक बैड पैच चल रहा है, नो डाउट कि हम उसको कभी डिनाई नहीं कर सकते। बाबर आजम के ऊपर कुछ लंबा ही हो गया है, तो दुआ तो हम यही करते हैं कि वो निकल जाए। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है उनको एक सहारे की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो मुझे जो लगता है ना अली, सबसे जो ज्यादा जो मसला है वो उनके जो बैटिंग ऑर्डर में आ रहा है, क्योंकि अब हम उनको टी20 में ओपनर पे ले आते हैं, फिर जाके ओडीआई में कभी हम उनको 1 डाउन में 2 डाउन में भेजते हैं। और जो चीजें जो होती है ना, ओपनर का स्टाइल ओपनर का ही है, वो अगर आप ओपनर की प्लेसमेंट कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे, फिर चीजें शफल होती हैं, वो नहीं खेल पाए। इफ्तिखार अहमद की आपको याद होगी बात, उन्होंने अगर मुझे 5वें नंबर पे भेजेंगे मैं क्या करूंगा आके। इट्स मीन कि अगर आपकी कंसिस्टेंटली एक नंबर पे अगर आपको रखा जाता है, फखर जमान आपके ओपनिंग बल्लेबाज, उनको आप 5वें नंबर पे 4थे नंबर पे भेजेंगे, उनकी परफॉर्मेंस जो है डिस्टर्ब होगी। नए बॉल से खेलना बिल्कुल डिफरेंट गेम होती है। जब गेम थोड़ा पुराना होता है, फिर और तरह की उसका बिहेवियर होता है, तो ये चीजें मैटर करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने पैटर्न सेट किया हुआ है कि टी20 में बाबर रिजवान ओपनिंग कर रहे होते हैं मोस्टली, अब तो चले सैम अयूब का एडिशन हो गया, वो अब नजर आ रहा है कि चले वो फिक्स हो जाएंगे। लेकिन ओपनर का स्पेशलिटी यही होती है, उसको ओपनिंग स्टैंड से ही रखा जाए। हम अब हमारे टीम में 4 ओपनर ऐड हो जाते हैं, 5वें नंबर तक हमारा ओपनर ही खेल रहा होता है। तो ये चीजें जो है वो डिस्टर्ब करने के मेरे नजदीक जो इतना थोड़ा सा मुझे अगर नॉलेज है, तो बाबर आजम के लिए ये चीजें और जो है वो मैटर कर रही हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो होप सो निकल जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह, चैंपियन ट्रॉफी से कबल निकल जाए तो ज्यादा बेस्ट हो जाए। आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की, मैं पूछना चाहूंगा पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान के कोच आकिब जैसा बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं या पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान बैटिंग ऑर्डर सेट कर रहे हैं? क्योंकि हमने टी20 में भी देखा कि इरफान खान नियाजी अभी पीछे बैठे हुए थे, शहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने ऊपर आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, और रिजवान से जब भी हम स्पेशली जब हम खुद भी कर रहे होते हैं ना, तो रिजवान की स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त होती है। वो इतना ऐसा मतलब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं जी तमाम टीम ही कैप्टन है, मतलब सारे खिलाड़ी कैप्टन है, कोई भी वो नहीं है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट के एंड से नो डाउट यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल है, और इसी तरह से है जिस तरह से वो सारी चीजें लेके चल रहे होते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर शहीनशाह राना भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर मोहम्मद रिजवान साहब इस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सारे कप्तान है, ये तो बड़ी नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट नहीं? आप पाकिस्तान के कप्तान है और कह रहे हैं कि सारे ही कप्तान है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इसके पीछे जो दौर गुजरा है अली भाई, आपने इस चीज को अच्छे तरह से नॉलेज किया होगा। इसके पीछे जो दौर गुजरा है, जिसकी वजह से कप्तानी के इश्यूज बने हैं और 3-3 धड़े बन गए थे टीम के अंदर, उनको ये बयान मजबूरन देना पड़ता है
क्योंकि आपकी अभी भी टीम में 3 कैप्टन खेल रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी मौजूद है, बाबर आजम मौजूद है, रिजवान को कप्तानी जिस सेंस में मिली है वो भी सब लोगों को पता है। तो वो समझ लें कि अपनी साइड को सेव करने के लिए वो सारी चीजें कवर कर देते हैं। रिजवान के ऊपर ये वाली चीज तो है, अगर वो बैटिंग में मौजूद होते हैं विकेट के अंदर, वो जिस तरह की वो समझ लें कि अपनी वो कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस के साथ साथ, वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी बड़ी मैटर कर रही होती है। तो रिजवान इस चीज में तो बिल्कुल मतलब एक्टिव है, वो समझते हैं कि कैसे किस चीज को लेके चला। तो इसलिए उनकी स्टेटमेंट ये तो जिस दिन उनको कप्तानी मिली थी उन्होंने उस दिन ऐलान कर दिया पाकिस्तान की पूरी टीम कैप्टन है। मतलब बनती तो नहीं है ये चीज, लेकिन उन्होंने जिस एंड से कहा वो सबको ज़ाहिर समझ लग गई है। तो यकीनन इसमें मैनेजमेंट का भी उतना ही रोल है। और ये मैंने जिस तरह बात की ना, शहीन शाह अफरीदी को उठाकर नंबर 5 पे भेज रहे हैं और इरफान खान नियाजी जो कि आपका स्पेशल मिडल ऑर्डर बैटर है उसको आप नीचे लेके जाएंगे तो फिर क्या रिजल्ट क्या दिखेंगे? फिर तो ये सारी चीजें आप किसी तरह से क्लैप्स होंगी। अब शहीन शाह अफरीदी को है कि मैं जाऊंगा 1-2 छक्का लगा लूंगा, हर कंडीशन पे, हर बॉलिंग पे आप नहीं टुल्ले लगा सकते कि आपने जनाब टुल्ले लगाना और छक्का लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो प्रोफेशनल होता है वो प्रोफेशनल होता है। इरफान खान नियाजी की आपने साइम अय्यूब के साथ T20 में इनिंग्स देखी होगी, उन्होंने 2-4 बॉलें ली, उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। वो एक अच्छी पावर हिटर उनकी सलाहियत है, तो उनको आई थिंक उसी तरह से मौके देना चाहिए ताकि वो एक स्टेबिलिटी है टीम में। अच्छा राना भाई, आकिब जैसब जब कोच बने थे तो उनसे हमने सवाल किया कि हम T20 ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारा सारा फोकस जो है ना वो वनडे पे है, चैंपियन ट्रॉफी पे है। अभी हम T20 साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं तो मोहम्मद रिजवान ने भी वही स्टेटमेंट दोहराई है कि हमारा सारा फोकस वनडे पे है, T20 पे नहीं है। तो इसका मतलब है T20 पे फोकस नहीं है तो फिर आप ना खेलें, जो जूनियर्स प्लेयर है उनको खिला दें, आपका फोकस तो सारा कोई वनडे और चैंपियन ट्रॉफी पे है। सर ये तो वो बात कर रहे हैं कि आपकी पूरी स्ट्रेंथ खेली है T20 की, और अफ्रीका की 8 प्लेयर नए थे जिन्होंने मतलब रिसेंटली T20 टीम को ज्वाइन किया था। उनकी स्ट्रेंथ अभी जाके वो ODI में आई है, उसके बाद टेस्ट में आएगी। आप फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, आपको वही पता नहीं है कि आपके प्लेयर्स में किसने इन होना है, किसने कौन सा फॉर्मेट खेलना है, किसने किस चीज में जाना है। तो फिर चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं क्योंकि आपकी डायरेक्शन, आपका माइंड, आपकी चीजें क्लियर नहीं है। और वही बात स्टेटमेंट वाली जो आप बात करें कि आपका जवेद साहब ये कह रहे हैं कि हमें T20 के लिए हमने प्रिपेयर नहीं करना, हम चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी कर रही हैं, या फिर आप रिजवान की क्या, ये चीजें ही जो है वो डिस्टर्ब करती हैं टीम की परफॉर्मेंस को भी, चीजों को भी। और फिर आपने जिस तरह के स्क्वाड सेलेक्ट किया होता है, एक प्लेयर को आप इन कर रहे हैं, दूसरे को आउट कर रहे हैं, तो ये चीजें इस तरह से नहीं चल सकती हैं। आप अगर हर एक इस टूर पे मौजूद है, आपने टेस्ट मैचेस भी खेले, टेस्ट चैंपियनशिप भी आ गया है, ज़ाहिर पाकिस्तान उसके लिए क्वालिफाई करना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो उससे बिल्कुल ही बाहर निकल चुका है उस दौड़ से ही। लेकिन अगर आप इस चीज पे देखेंगे तो फिर तो आपको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है कि आप ये स्टेटमेंट देंगे कि हम T20 नहीं तो हम टेस्ट खेलेंगे। तो भाई ये क्रिकेट तो क्रिकेट है, आप उसमें कोई भी आप किसी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अच्छा राना भाई, मैं आपसे ब्रेक से जाने पहले आखिरी सवाल पूछूंगा। ये जो स्टेटमेंट जिस तरह के आकिब जे साहब ने दी है, जिस तरह की मोहम्मद रिजवान दे रहे हैं स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट PCB की तरफ से इनको बताई जाती है या एज अ खुद ये आके वहां पे प्री प्लान होती है, या इन्होंने अपने से खुद से बताना होता है, ये खुद बता रहे होते हैं कि ये इस सवाल का जवाब हम इस तरह देंगे और इस सवाल का जवाब हम उस तरह देंगे? बेसिकली तो अली साहब आप भी बेहतर नॉलेज रखते हैं, और PCB के जो मैटर है ना, मामला तो वो बहुत ही उलझे हुए हैं इस वक्त। जो PCB में जिस तरह से जैसन गिलेस्पी के साथ हुए हैं, टिम नेल्सन के साथ हुए, और जो भी मतलब हमारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है उसमें आप PCB के अंदर जितनी पॉलिटिक्स है वो मेरे ख्याल से किसी और अदारे में भी नहीं है। तो ये अब आकिब जवेद जैसे आए, उन्होंने ऑल इन ऑल ज़ाहिर तमाम फॉर्मेट की उनकी कोचिंग उनको मिल गई, सारी चीजें होगी। तो यहाँ पे तो मामला बहुत ज्यादा ही बिगड़े हुए हैं, आप किसी एक एंड पे तो रख ही नहीं सकते। आप PCB से अगर मोहसिन नकवी साहब से कहें, वो कहते हैं जी हमने तो सारे मामला जो है हैंड ओवर किए हुए हैं अपनी मैनेजमेंट को, अपने कोचेज को, और मुझे तो बिल्कुल भी कोई पता नहीं है, फ्री एंड फेयर, और वो तो सिफारिश को मानते भी नहीं है। तो आप किसी एक एंड पे आके तो खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा जो है मामला वो इसी समझ के सराउंडिंग में घूम रहा है, और पॉलिटिक्स है, सियासत है, और दबा के सियासत हो रही है। बिल्कुल राना भाई, आप सही कह रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे PSL 10 के ऊपर, हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ऊपर कि ICC की जानिब से हतमी शेड्यूल कब जारी किया जाएगा। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।